अब आगे, शाम का वक्त, मुंबई, रेलवे स्टेशन। राजीव कभी हैरानी से अमृत को देखता, तो कभी वैशाली को। वैशाली खुद को हैरानी से देखता हुआ पाकर राजीव से बोली, का हो गया? कान, नाक, आंख सब कुछ खुला करके क्यों देख रहे हो? लड़की ही हूँ। राजीव वैशाली की आवाज पर होश में आता है और वैशाली को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है, जो कि शादी के जोड़े में खड़ी हुई थी। राजीव अमृत कान में धीरे से बोला, ब्रो, डिड यू हैव एन अफेयर विद दिस बिफोर? इसीलिए तू। अमृत राजीव को घूरते हुए बोला, कंट्रोल योर थिंकिंग एंड शट अप। राजीव अमृत की गुस्से भरी आवाज पर चुप हो जाता है। वैशाली राजीव की तरफ देखते हुए बोली, अब क्या यहाँ धूप में खड़ा करके गुल्फी की तरह पिघलवाने का इरादा है या फिर घर भी लेकर चलना है? राजीव थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, गुल्फी नहीं होता, कुल्फी होता है। वैशाली राजीव को घूरते हुए बोली, यू कीप योर माउथ शट। मुझे बेहतर तरीके से पता है क्या होता है। एक तो सिर की तरह घूरे जा रहे हो। राजीव नकली मुस्कान के साथ बोला, वेलकम टू मुंबई भाभी जी, चलिए आपके ससुराल वाले आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा मुंह काहे सड़ा हुआ है, चलो। अमृत एक गहरी सांस ले राजीव से बोला, ब्रो को कॉल करो और बोलो कि जल्द से जल्द घर पहुंचे। वैशाली राजीव से बोली, हमरा पति जो कह रहा है ना वही करो, और दूसरा, हमें भी मिलना है अपने जेठ से। राजीव एक्साइटमेंट में बोला, क्यों मिलना है आपको अपने जेठ से? वैशाली बेफिक्री से बोली, काहे कि जब हम इससे शादी कर रहे थे ना, तब ये बार बार चिल्ला रहा था, मेरे भाई को पता चलने तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं। यही खातिर हमारे एक्साइटमेंट का कीड़ा हमरे जेठ से मिलने के लिए फड़फड़ा रहा है, और हम देखना चाहते हैं हमरा जेठ कौन से खेत की मूली है। राजीव वैशाली की बात पर बोला, वो किसी खेत की मूली नहीं है, बल्कि सुनामी है। वेल ही फाइंड आउट व्हेन ही गोज होम। वैशाली अमृत से बोली, चलें। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, मुझसे दूर रहना तुम, और हाँ, अपना ये सड़ा हुआ जुबान वहाँ जाकर मत खोलना। राजीव उन दोनों को देखकर इतना तो समझ चुका था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते बिल्कुल नहीं है, लेकिन शादी अभी भी राजीव सदमे में था। तभी अमृत का फोन बजने लगता। अमृत देखता है कि उसे शोभित कॉल कर रहा था। अमृत एक गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करते हुए बोला, यस से शोभित। शोभित दूसरी तरफ से बोला, ब्रो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, वी विल बी होम इन 1 आवर। आप कहाँ पहुँचे हो? अमृत एक नजर वैशाली को देखने के बाद बोला, आई एम लीविंग द स्टेशन, सी यू एट होम। शोभित अमृत की बात पर ओके कहकर कॉल कट कर देता है। राजीव अमृत की तरफ देखने लगता है तो अमृत गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें पता खुशहाली कहाँ है? राजीव खुशहाली के जिक्र पर एक नजर वैशाली को देखने के बाद बोला, आई थिंक शील बी एट होम। अमृत वार्निंग टोन में बोला, वो घर नहीं आनी चाहिए। राजीव अपना सिर हिला देता है। अमृत अपना बैग उठा स्टेशन से बाहर चला जाता है और राजीव वैशाली को रास्ता दिखाते हुए कहता है, चलिए। वैशाली राजीव के दिखाए डायरेक्शन की तरह निकल जाती है और उसके साथ में लाखन भी आ जाता है। राजीव हटे कट्टे आदमियों को देखते हुए एक गहरी सांस लेता है और स्टेशन से बाहर आ जाता है। राइट पॉइंटिंग एरो, 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 राइट पॉइंटिंग एरो। सारंग विला। अमृत की कार आकर सारंग विला के पार्किंग लॉन्च में आकर रुकती है। अमृत एक गहरी सांस लेकर कार से बाहर आता है। पीछे एक और कार आकर रुकती है, जिसमें राजीव और सारे लोग बैठे हुए थे। अमृत को आज अपने घर आने में भी एक नर्वसनेस महसूस हो रही थी। वैशाली अमृत के पीछे गाड़ी से बाहर आती है। राजीव भी कार से बाहर निकल अमृत की तरफ आ जाता है। वैशाली विला को देखते हुए बोली, आहो दादा, इतना बड़ा घर। वैशाली के रिएक्शन पर अमृत अपने दांत पीसते हुए बोला, लार टपकाना बंद करो, लालची औरत। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, लालची औरत किसको बोला तुमने? अपना कान खोल कर सुन लो, हम भी अमीर घर से, ठीक है ना? 10 एकड़ खेत है हमारा, हमारे मामा ठेकेदार है बनारस में। राजीव उन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर बीच में आ वैशाली से बोला, भाभी जी, हमें अंदर चलना चाहिए। वैशाली अमृत की तरफ इशारा करते हुए राजीव से बोली, अपने इस बुड़बक को समझा दो, हम बता रहे हैं ना, साला मदद मांगी थी हम उनसे, लेकिन उल्टा हमको कहता है कि नाटक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अब मरो। अमृत वैशाली की बात पर गुस्से से बोला, एक्सक्यूज मी, मैंने ट्रेन की चैन नहीं खींची थी और तुम्हारे उन 2 कौड़ी के जाहिल गवार लोगों के बीच में फंस गया मैं। वैशाली काम टोन में बोली, सुनो, हम भी मर नहीं रहे थे और ना ही हमको मिचमिची उठी थी तुमसे शादी करने के लिए, इसलिए हमको तो ब्लेम बिल्कुल मत करो तुम।
राजीव फिर से वैशाली की बात पर कंफ्यूज हो जाता है। अमृत वैशाली को उंगली दिखाते हुए बोला, तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, लेकिन मेरी बीवी नेवर एवर, क्योंकि तुम्हारी जैसी गवार लड़कियां मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। वैशाली अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने गवार किसको कहा बेसाले, B.com ग्रेजुएटेड है हम। अमृत राजीव से बोला, तुम देख रही हो इस लड़की का लैंग्वेज, कौन कहेगा इससे ग्रेजुएटेड है, होगी किसी लो क्लास हिंदी मीडियम से। राजीव इरिटेट होकर बोला, अरे बस करो यार, पहले अंदर तो चलो, यहीं पर तुम लोग महाभारत खेल रहे हो, अंदर अभी सुनामी बाकी है। अमृत वैशाली को इग्नोर कर सीधा विला के अंदर चला जाता है। वैशाली भी उसके पीछे पीछे चली आती है। राजीव भगवान से प्रार्थना करते हुए उन दोनों के पीछे चला जाता है। अमृत अंदर आता है तो इन हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। शाम हो चुकी थी, इसलिए सब ऑफिस से भी आ चुके थे। विकल्प अमृत के पास जा उसे गले लगाते हुए बोला, ब्रो, मैंने आपको बहुत मिस किया। अमृत विकल्प के पीठ को थपथपाकर बोला, विकी, वापी कहाँ है? विप्लव आते हुए बोला, आई एम हियर ब्रो। अमृत विप्लव को गले लगा लेता है, क्योंकि वो विप्लव ज्यादा करीब था, क्योंकि वो उसके लिए उसका सबसे छोटा भाई था। निर्जला अमृत की तरफ देखते हुए बोली, बेटा जाकर फ्रेश हो जाओ, डिनर साथ में करते हैं, और हाँ, मृत्युंजय भी आ रहा होगा। विकल्प एंट्रेंस की तरफ देखते हुए अमृत से बोला, ब्रो, आपको लेने के लिए राजीव भैया गए थे ना, क्या वो अंदर नहीं आए? मुझे उनसे कुछ मीटिंग। कहते हुए विकल्प रुक जाता है, क्योंकि वैशाली अपने लहंगे को पकड़े अंदर चली आ रही थी। विकल्प को अपना सेंटेंस पूरा ना करता हुआ देख विप्लव बोला, वो था, कहते हुए वो भी रुक जाता है। अमृत को पता था कि उसके भाइयों का रिएक्शन कैसा होने वाला है, इसलिए वो नॉर्मल ही रहता है। सब लोग एंट्रेंस की तरफ देखते हैं। वैशाली एंट्रेंस पर खड़ी हो अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते। निर्जला अमृत से वैशाली की तरफ इशारा करते हुए बोली, अमृत ये कौन है? राजीव अंदर आते हुए बोला, आपकी दूसरी बहू है, लेकिन मुझे इसका नाम ही नहीं पता। सभी लोग हैरानी से वैशाली की तरफ देखने लगते हैं। राजेंद्र खड़ा हो अमृत से बोला, अमृत, व्हाट अ जोक, कौन है ये लड़की? वैशाली अंदर आते हुए बोली, हमें पता है, सरप्राइजिंग है थोड़ा, लेकिन एडजस्ट करने से सब हो जाता है, और हम आप लोगों को बताते हैं ना, हमारा नाम है वैशाली मिश्रा। और रचना वैशाली की बात को बीच में काट कर बोली, वही रुको, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, सीधा घुसी चली आ रही हो। वैशाली राजीव के कान में धीरे से बोली, जिस सुनामी की बात कर रहे थे तुम, का यही है वो? राजीव वैशाली की बात पर धीरे से बोला, इससे भी बड़ा तूफान है, जिसका नाम मृत्युंजय सारंग है, और वो आपका जेठ है। वैशाली राजीव की बात सुन अपना सिर हिला रचना से बोली, हम गुंडे की तरह यहाँ घुसे नहीं आए हैं, आपके घर का बेटा हमसे बेहा रचा कर लाया है। रचना वैशाली के सामने आकर बोली, तुम्हारे कहने से हम मान जाएंगे, अभी तक अमृत ने नहीं कहा है कि वो तुम्हें अपनी बीवी समझता है। वैशाली रचना की बात पर हंसते हुए बोली, हा, पति तो हम भी इसको नहीं समझते, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं ना। रचना अमृत से बोली, अमृत किसी नौटंकी में शादी करके आए हो क्या? कैसी बदतमीज लड़की है, जिसे ठीक से बात करने का भी ढंग नहीं है। वैशाली अमृत से बोली, मुंह में काहे दही जमा कर रखे हो, बोलो ना, तुम्हारी बीवी है। अमृत रचना से बोला, ये सही कह रही है चाची, शी इज माई वाइफ। विप्लव निर्जला से बोला, बड़ी माँ, जाकर आरती की तैयारी करो, मेरी दूसरी बड़ी भाभी आई है। रचना विप्लव को डांटते हुए बोली, चुप रहो गधे लड़के, कोई भी एरी गैरी आएगी और इस घर की बहू बन जाएगी। वी ऑल्सो हैव सम स्टेटस एंड स्टैंडर्ड, कोई भी सारंग परिवार का बहू नहीं बन सकता। वैशाली रचना की बात पर बोली, काहे कोई एंट्रेंस एग्जाम पार करना पड़ता है क्या इस घर के लड़कों से शादी करने के लिए? है तो वो भी लड़के ही ना, या कोई बहुत बड़े राजकुमार है? रचना वैशाली को उंगली दिखाते हुए बोली, शट अप, तुमसे बात नहीं हो रही मेरी, और जो अपने से बड़ों को जवाब दे, वैसे लड़कियां मुझे नहीं पसंद। वैशाली रचना की उंगली को नीचे करते हुए बोली, और हमें भी कोई उंगली दिखाकर बात करे, हमें बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वो हमसे उम्र में कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर हम किसी को अपने सिर पर चढ़ाना जानते हैं, तो जमीन पर मुंह के बल गिराना भी। एंट्रेंस से गुस्से भरी आवाज आती है, क्या बदतमीजी है ये? हो कौन तुम जो हमारे घर में आकर मेरी चाची से बदतमीजी कर रही हो? राजीव अपनी आंखें मिचकर धीरे से बोला, आ गया तूफान, कोई बचाए वैशाली जी को। वैशाली और सब लोग पीछे की तरफ देखते हैं, जहां मृत्युंजय महक और शोभित के साथ खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वैशाली बिना किसी झिझक के मृत्युंजय से बोली, आपको देखकर लगता है कि आप ही हमारे वो सुनामी जेठ जी हैं, सो इट्स अ प्लेजर टू मीट योर ब्रदर।
मृत्युंजय अंदर आ वैशाली के सामने खड़ा होकर बोला, व्हाट नॉनसेंस, इस घर की बहू तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की, नेवर एवर निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसे जाहिल लोग बिल्कुल नहीं पसंद। वैशाली मृत्युंजय के आगे अपना फोन रखते हुए बोली, जेठ जी जरा आंख और कान खोल कर देखिए, आपके भाई ने शादी की है मुझसे, जबरदस्ती नहीं घुसी इस घर में जो आप मुझे कचरे की माफिक उठाकर बाहर फेंक दोगे। मृत्युंजय वैशाली के फोन में देखता है जिसमें अमृत और वैशाली की शादी की फुटेज चल रही थी। मृत्युंजय गुस्से में उस फोन को उठाकर फर्श पर पटक देता हूँ और अमृत के सामने जाकर कहता है, बनारस घूमने गए थे या फिर शादी करने गए थे। वैशाली अपना फोन टूटता हुआ देखकर मृत्युंजय से गुस्से से बोली, ओह हेलो, हमरे पैसे का था ये, किसी से डरा धमका कर नहीं मांगा है हमने, जो आप इस तरीके से हमरा फोन तोड़ रहे हो। मृत्युंजय वैशाली को उंगली दिखा अपने दांत पीसते हुए बोला, शट अप, आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर। वैशाली मृत्युंजय के उंगली को नीचे करते हुए बोली, पहले हमरा फोन वापस करो, फिर आप अपने भाई से दिन चाहे रात भर बतियाओ, हमको क्या करना है भाई। मृत्युंजय राजीव से बोला, इसका फोन जिस कंपनी का था ला कर दो इसे और रवाना करो यहाँ से। उसके बाद अमृत से बोला, तुम चुप क्यों हो, मेरे सवालों का जवाब दो। अमृत अपने पूरे फैमिली को देखते हुए जो कुछ भी बनारस स्टेशन पर हुआ था वहां से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक सब कुछ बता देता है। रचना अमृत की पूरी बात सुन वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, जबरदस्ती शादी की गई है, अमृत तुम्हें अपनी बीवी मानता नहीं है तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, तलाक लो और चलती बनो यहाँ से। वैशाली रचना की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, गजब, मतलब हमने जबरदस्ती शादी की है आपके बेटे से, हमरे साथ भी जबरदस्ती हुई है, हम तो बस मदद मांग रहे थे। मृत्युंजय वैशाली से बोला, ओके, तुम्हें डाइवोर्स के बाद तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दे दी जाएगी। वैशाली अमृत के सामने जाकर बोली, तुम बताओ, डाइवोर्स लेना चाहते हो हमसे। अमृत बिना वैशाली की तरफ देखे बोला, हाँ, क्योंकि ये रिश्ता जबरदस्ती बांधा गया है और मैं जबरदस्ती के रिश्ते में फंसकर नहीं रहना चाहता। रचना वैशाली के हाथ को पकड़कर बोली, सुन लिया ना अमृत ने क्या कहा, अब निकलो, फिर कोर्ट में तलाक के लिए आ जाना। वैशाली एक गहरी सांस ले रचना से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, जबरदस्ती करना बंद कीजिए, और बिल्कुल सही कहते हैं साला, बनारस में शहरिया लोगों का दिल बहुत काला होता है, आज देख भी लिया। महक जो अब तक शांत खड़ी सब कुछ देख रही थी, वैशाली के पास जाकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है। वैशाली महक से बोली, वैशाली मिश्रा, हमरे मामा जी का नाम देवराज सिसोदिया, बनारस के ठेकेदार है, हमरी माँ ने मिश्रा से शादी किया इसीलिए हम मिश्रा हो गए। महक हल्का मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम महक अवस्थी है और मैं आपकी जेठानी हूँ। वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, हम छोटे हैं आपसे, तुम कहो आप नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। मृत्युंजय महक को अपनी तरफ खींच वैशाली से बोला, तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए मेरी बीवी से रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो। महक मृत्युंजय से बोली, लेकिन वो अमृत भैया की पत्नी है और यू कीप योर माउथ शट महक, मृत्युंजय ने महक घूरते हुए कहा। महक मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए बोली, शादी और पति पत्नी का रिश्ता गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता चल रहा है ना, अगर अमृत भैया और वैशाली अपने रिश्ते को एक मौका देंगे तो क्या ये रिश्ता नहीं चल सकता। मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए महक से बोला, शायद तुमने सुना नहीं, अमृत ने कहा कि वो उस लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानता, जबरदस्ती शादी हुई है उनकी। महक मृत्युंजय से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, पत्नी तो आप भी मुझे नहीं मानते ना, जबरदस्ती तो शादी हमारी भी हुई है और आप तो मुझे तलाक भी देना चाहते हैं, तो दे दीजिए। मृत्युंजय महक के बाह को मजबूती से पकड़ गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें तलाक देने के बारे में नहीं सोचा, इसीलिए तुम बिल्कुल बकवास मत करो, अदरवाइज आई कैन हर्ट यू। अमृत मृत्युंजय को महक से दूर करते हुए बोला, भाई, मेरे कारण आप दोनों क्यों झगड़ा हो रहे हो। महक अपने बाह को सहलाते हुए अमृत से बोली, विकल्प भैया बता रहे थे कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन वो गलत बोल रहे थे, रिश्ते के मामले में आप बिल्कुल अपने भाई की तरह हो, बेवकूफ, नालायक। मृत्युंजय अमृत को खुद से दूर करते हुए महक की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने बेवकूफ किसे कहा, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बेवकूफ कहने की, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। महक 2 कदम पीछे होकर बोली, आप बेवकूफ हो, असम में बहुत भोले और संस्कारी बन रहे थे, कोई आकर यहाँ पर देखे कि आपसे बड़ा स्वार्थी इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मृत्युंजय महक पर चिल्लाते हुए बोला, महक तुम अपनी हद पार कर रही हो, मैंने हद पार करना आपसे ही सीखा है सर, वरना महक अवस्थी को अपने संस्कार बहुत प्यारे हैं, महक ने मृत्युंजय को कटाक्ष करते हुए कहा। मृत्युंजय महक की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
राजीव मृत्युंजय को पकड़ते हुए महक से बोला, बहन तुम क्यों अपने सोए हुए शेर को जगा रही हो? महक राजीव की बात पर बोली, कोई शेर नहीं है, वो बागर बिल्ला है, बागर बिल्ला जो अपनी नीली आंखों से सबको घूरता रहता है। रचना गुस्से से महक से बोली, जरा तमीज से बात करो। महक रचना की गुस्से भरी आवाज पर चुप हो जाती है, फिर एक गहरी सांस लेकर मृत्युंजय से बोली, आप वैशाली को यहाँ रख रहे हो या फिर नहीं? मृत्युंजय अकड़कर बोला, बिल्कुल नहीं, वो यहाँ नहीं रह सकती। महक वैशाली के हाथ को पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ। मृत्युंजय महक पर चिल्लाते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? महक पलटकर मृत्युंजय से बोली, अवस्थी हाउस जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। मृत्युंजय गुस्से में महक को घूरते हुए बोला, तुम किसी और के लिए इस घर को छोड़ना चाहती हो? महक अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, क्योंकि वैशाली भी इस घर की बहू है। अगर मुझे इस घर की बहू होने की मान्यता दी जा रही है तो उसे भी हक है। शाम का वक्त, सारंग विला। मृत्युंजय के घर छोड़कर चले जाने वाली बात को सुनकर बौखला गया था। वो महक को लगभग धमकी देते हुए बोला, अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें नहीं पता मैं क्या करूँगा। महक भी मृत्युंजय के टोन में बोली, अगर आप वैशाली को अंदर नहीं आने दोगे तो मैं भी नहीं आऊंगी। अमृत एक गहरी सांस लेकर महक से बोला, भाभी आपको और भाई को झगड़ा होने की जरूरत नहीं है, वैशाली यही रहेगी। रचना अमृत से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है अमृत, तुम जिस लड़की को पसंद नहीं करते उसके साथ रहना चाहते हो। पीताम्बर रचना के पास आकर बोला, किसी के साथ रिश्ता निभाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा से प्यार हो, प्यार धीरे धीरे हो जाता है। रचना पीताम्बर की बात पर बोली, क्या सच में? महक और मृत्युंजय की शादी को लगभग 1 महीने हो चुके हैं, वो लोग एक दूसरे को कितना समझते हैं, देख रहे हो अभी भी झगड़ा हो रहे हैं दोनों। महक मृत्युंजय की तरफ देखती है, जो कि अपनी गुस्से भरी नजरों से उसे ही देख रहा था, इसलिए वो जल्दी से अपना सिर नीचे कर लेती है। मृत्युंजय राजीव से खुद को छुड़ा महक के हाथ को पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ। महक मृत्युंजय से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अगर महक डोंट ट्राई माई पेशेंस। मृत्युंजय ने महक की बात को बीच में काट कर कहा। महक अपना सिर झुकाकर बोली, मैं आपको गुस्सा नहीं दिला रही, लेकिन इस तरीके से बिना किसी गलती के 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर बोला, ऑल राइट, 6 महीने का वक्त देता हूँ मैं। अगर ये लड़की हमारे घर के कायदे कानून और अपनी थोड़ी लैंग्वेज बदल लेती है तो इस घर में रह सकती है अमृत की पत्नी बनकर, वरना पतली गली लेकर यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि एंट्रेंस का दरवाजा हमेशा खुला है। वैशाली मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, हमरे लैंग्वेज को क्या हुआ है? मृत्युंजय घूरकर महक की तरफ देखने के बाद वैशाली को कुछ कहने लगता है कि महक जल्दी से कहती है, हाँ मैं उसे बता दूंगी, प्लीज आप गुस्सा मत करो। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, मैं कमरे में हूँ, तुम जरा आना। महक डरी हुई नजरों से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, क्योंकि मृत्युंजय ने काफी अजीब टोन में कहा था। मृत्युंजय स्टडी रूम की तरफ जाते हुए राजीव से बोला, राजीव स्टडी रूम में आओ, कुछ जरूरी बात है। राजीव जल्दी से मृत्युंजय के पीछे चला जाता है। राजेंद्र महक के पास आकर बोला, बेटा चलो अंदर चलो और नई बहू को भी अंदर आने दो। निर्जला राजेंद्र से बोली, रुकिए जरा, पूरे विधि विधान से बहू का स्वागत करेंगे। रचना गुस्से में बौखलाते हुए बोली, इस घर के सभी लोग पागल हो चुके हैं। फिर महक को घूरते हुए, अंडस्को, और तुम जब से तुमने इस घर में अपने कदम रखे हैं तुमने इस घर की काया पलट कर रख दी है। मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूँ महक, सुधर जाओ तुम और बहू की तरह रहो, वरना निकल सकती हो इस घर से। विप्लव थोड़ी नाराजगी से बोला, मॉम आप इस तरीके से भाभी को कैसे डांट सकती हो? रचना विप्लव को घूरते हुए बोली, अपना मुंह बंद करके रखो, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोला करते। शोभित रचना की तरफ देखते हुए बोला, मॉम इस तरीके से क्लास और स्टैंडर्ड की बात करना आपको शोभा नहीं देता। रचना सब लोगों को घूरते हुए बोली, मैं इस घर में किसी भी तरीके का बदलाव बर्दाश्त नहीं करूंगी, याद रखना इस बात को। इतना कहकर रचना गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। विप्लव मुंह बनाकर वैशाली के पास आकर बोला, सबको इग्नोर करो भाभी, हम सब है ना आपके साथ। वैशाली विप्लव की बात पर बोली, हम दोनों एक उम्र के हैं, इसलिए तुम कहो। तभी निर्जला किचन से आरती की थाल लेकर आ जाती है और उसके पीछे एक मेड आरती की थाल लेकर आ जाती है। महक अमृत के पास जाकर बोली, भैया आप भी थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। अमृत बिना किसी भाव के जाकर वैशाली के बगल में एंट्रेंस पर खड़ा हो जाता है। निर्जला उन दोनों की आरती करती है और तिलक लगाने के बाद कलश गिराकर वैशाली को अलते में पैर रखते हुए अंदर आने को कहती है।
वैशाली जैसा निर्जला कहती है वैसा ही करती है, और मंदिर में अमृत और वैशाली को ले जा पूजा करवाया जाता है और महक वैशाली को अपने कमरे में ले जाती है। अमृत को शोभित अपने साथ ले जाता है और उसके साथ साथ विकल्प और विप्लव भी चले जाते हैं। राइट पॉइंटिंग एरो, 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 राइट पॉइंटिंग एरो। स्टडी रूम। मृत्युंजय राजीव को बड़ी सीरियस लुक के साथ देख रहा था और राजीव उसके सामने कुछ पेपर्स रखते हुए कहता है, मीरा के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन मिताली पुलिस स्टेशन में है। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इसलिए मुझे डेविड इतना पसंद है, वो जो कहता है वो करके रहता है। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैभव सोनवानी जेल से रिहा हो चुका है, उसके बाप ने उसे छुड़वा लिया है, राजीव ने अपनी बात रखते हुए कहा। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, तो क्या हो गया? आर यू किडिंग मी? तो क्या हो गया? तुम्हें पता भी है विद्युत सोनवानी का जेल से निकलना मतलब तुम्हारे लिए खतरा, क्योंकि तुमने उनसे दुश्मनी कर ली है, राजीव ने मृत्युंजय को समझाते हुए कहा। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, दुश्मनी कर ली है कहने का मतलब क्या है? तुम चाहते हो कि मैं हर वक्त घर में घुसा रहूं, ताकि सोनवानी को मुझे टारगेट करने का मौका ना मिले? मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। राजीव एक गहरी सांस लेकर बोला, आई नो मृत्युंजय, तुम सब कुछ संभाल सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं भूल सकते कि अब तुम्हारे साथ कोई जुड़ी हुई है। अगर तुम बिना सोचे समझे कुछ करते हो तो महक को दिक्कत हो सकती है। मृत्युंजय रिलैक्स मूड में बोला, महक घर से बाहर नहीं जाती, इसलिए आई डोंट थिंक कि उसकी जान को कोई खतरा होगा, और मैं उसे एक बार और समझा दूंगा। राजीव अपना सिर हिलाते हुए मृत्युंजय से बोला, वैसे अभी नीचे महक ने जो कुछ भी कहा और किया उसके लिए गुस्सा मत होना। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम उसका साथ दे रहे हो? उस औरत ने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? उसने कहा शी विल लीव मी, और तुम चाहते हो कि मैं उसे बिना पनिश करे छोड़ दूं। राजीव मृत्युंजय को समझाते हुए बोला, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और तुम उसे पनिशमेंट दोगे। मृत्युंजय राजीव को उंगली दिखाते हुए बोला, लिसन डोंट इंटरप्ट ऑन माई वर्क अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राजीव मृत्युंजय के हाथ को नीचे करते हुए बोला, ओके ओके, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें ये कशिश मित्तल कुछ अजीब नहीं लगता? मृत्युंजय मुंह बनाते हुए बोला, नाम थोड़ा अजीब है, कशिश लड़कियों का नाम होता है, लेकिन ये आदमी लड़कियों का नाम क्यों यूज करता है? राजीव मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने कहा कि उस आदमी का नेचर कुछ अजीब नहीं लगता और तुम उसके नाम पर उंगली उठा रहे हो। मृत्युंजय चेयर से खड़ा होते हुए बोला, मिताली के अपार्टमेंट में रेड मरवाओ और जितने भी इलीगल चीजें नहीं होनी चाहिए वो सब उसके अपार्टमेंट में मिलनी चाहिए, बाकी तुम खुद समझदार हो। राजीव मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाता है और दोनों स्टडी रूम से बाहर आ जाते हैं। राइट पॉइंटिंग एरो, 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 राइट पॉइंटिंग एरो। अमृत का कमरा। अमृत चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था और विप्लव बड़े एक्साइटमेंट में अमृत को देख रहा था। विकल्प विप्लव को इग्नोर कर अमृत से बोला, ब्रो डोंट बी नर्वस, ऑल बडीज इज फाइन। अमृत विकल्प की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, वाई एम आई गेटिंग नर्वस एंड काइंड योर इन्फॉर्मेशन ओनली 6 मंथ, फिर भी अगर वो गुंडी नहीं सुधरी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। विप्लव अमृत की बात पर बोला, ब्रो आपकी शादी भाभी के लैंग्वेज में बोले तो इतनी रापचिक है कि आप तो क्या कोई भी नहीं भूलेगा। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, वापी माइंड योर लैंग्वेज, क्या बकवास कर रहे हो? शोभित की नाराजगी भरी आवाज पर विप्लव अपना सिर झुकाकर बोला, सॉरी ब्रो बट भाभी। अमृत विप्लव की बात को बीच में काट कर बोला, शट अप, अब कोई भी उस गुंडी का नाम यहाँ पर नहीं लेगा, अगर लेना है तो यहाँ से निकल सकते हो। राजीव अंदर आते हुए बोला, आज तो तुम दोनों का वेडिंग नाइट है, कैसे करोगे? अमृत राजीव को अपनी जानलेवा नजरों से घूरते हुए बोला, अगर तुमने एक शब्द और बकवास की देन आई विल ब्रेक योर टीथ। विप्लव अमृत की बात पर बोला, तो क्या आप अपना वेडिंग नाइट कहते हुए चुप हो जाता है, क्योंकि दरवाजे पर मृत्युंजय खड़ा उसे घूर रहा था। मृत्युंजय अंदर आते हुए विप्लव से बोला, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है वेडिंग नाइट के लिए, क्या तुम्हें भी शादी करनी है? मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज पर विप्लव दांत दिखाते हुए बोला, भाई अभी तो मैं सिर्फ 21 साल का हूँ, इतना जल्दी शादी करके मरना थोड़ी ना है मुझे, मेल रिया का कॉल आ रहा है, आई गो। इतना कहकर विप्लव सोफे से उठकर जाने लगता है।
मृत्युंजय विप्लव को जाता हुआ देखकर बीच में आकर बोला, ओम क्लब में क्या हुआ था? विप्लव अपने मुंह में आया सलाइवा निकलते हुए बोला, नॉट माई फॉल्ट ब्रो, वो लड़की खुद आकर मुझसे टकराई थी, और बात आगे बढ़ गई। मृत्युंजय विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, और तुम भी तो थे ना इसके साथ, तो तुम्हारे रहते हुए झगड़ा कैसे हुआ और तुमने इसे रोका क्यों नहीं? विकल्प डरते हुए बोला, इट्स नॉट माई फॉल्ट ब्रो, मैं तो रोक रहा था, लेकिन रिया ने उस लड़के को मारा, लेकिन बात बहुत जल्दी संभल गई थी। मृत्युंजय विकल्प और विप्लव को घूरते हुए बोला, तुम लोगों को सारंग टाइटल को अपने फायदे के लिए यूज करना मना है, क्या तुम्हें नहीं पता? क्लब में अगर हुए झगड़े की वीडियो मीडिया में आ जाती, तो पता है हमारी रेपुटेशन को कितना नुकसान होता। विप्लव मृत्युंजय की बात पर बोला, ऐसे भी रेपुटेशन का क्या फायदा ब्रो जिसका हम। शोभित विप्लव की बात को बीच में काटकर बोला, विप्लव अभी तुम छोटे हो, जब मीडिया और बिजनेस वर्ल्ड में उतर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मीडिया का प्रेशर क्या होता है, इसलिए अपना मुंह बिल्कुल बंद करके रखो तुम। विप्लव शोभित को जीभ दिखाते हुए बोला, ऐसी चीजें मैं नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मीडिया का झंझट झेलना पड़े। मृत्युंजय विप्लव और विकल्प से बोला, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे अमृत कुछ बात करनी है। विकल्प चुपचाप जाने के लिए खड़ा हो जाता, लेकिन विप्लव मृत्युंजय से कहता है, हम दोनों ही क्यों जाए, राजीव भाई और शोभित भाई भी तो जा सकते हैं ना हमारे साथ। मृत्युंजय घूरकर विप्लव तरफ देखता है, तो विप्लव मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ जा रहा हूँ, फिर धीरे से अंडरस्को बागर बिल्ला। इतना कहकर विप्लव विकल्प के साथ कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय अमृत के पास आकर जैसे ही कुछ कहने वाला होता है कि शोभित मृत्युंजय को रोककर थोड़ी तेज आवाज में कहता है, विप्लव अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी पॉकेट मनी में बंद करवा दूंगा। विप्लव जो कान लगाकर दरवाजे पर खड़ा था, शोभित की धमकी पर चिल्लाते हुए बोला, मैंने नहीं सुना, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। राजीव हंसते हुए बोला, सच में ये बंदर ही है। शोभित राजीव की बात पर बोला, वो बंदर नहीं है, मेरा भाई है। राजीव मुंह बनाता है। मृत्युंजय अमृत से बोला, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है, लेकर मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में क्या करना है। अमृत कटाक्ष भरी आवाज में बोला, जबरदस्ती करनी चाहिए, उसे बेइज्जत करना चाहिए है ना? मृत्युंजय अपनी मुट्ठी कसते हुए अमृत से बोला, अमृत हम दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरों से, तुम मुझे समझते हो? अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ तुम्हें, और मेरा दिल इतना घटिया नहीं है। हाँ मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। राजीव अमृत कंधे पर हाथ रखकर बोला, वो बीती बातें थी, महक ने मृत्युंजय को दूसरा मौका दिया है। अमृत व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, कितना बड़ा दिल है ना उस लड़की का, इतनी बेइज्जती, इतना दर्द सहने के बावजूद उस इंसान को खुश रखने लगती है जो उसे हर वक्त तकलीफ देता है। मृत्युंजय अमृत पर चिल्लाते हुए बोला, मुझे बार बार कोसना बंद करो, जो कुछ भी हुआ था गुस्से में हुआ था, होश में रहकर मैंने कभी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अमृत मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, आर यू सीरियस? क्या जो तुम नीचे कर रहे थे सबके सामने उसे हर्ट करना नहीं कहते? मैंने तुम्हें तुम्हारे शादी की रात ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी सभी बातों को इग्नोर कर दिया। राजीव उन दोनों के बीच में आते हुए बोला, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, बीती बातों को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? अमृत एक गहरी सांस लेकर राजीव से बोला, तुम बताओ राजीव, वो लड़की जो अपने भाई की जिंदगी के लिए एक अनजान इंसान से शादी कर सकती है, तो सोचो उस अनजान इंसान के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकती। मृत्युंजय अमृत को घूरते हुए बोला, मेरी बीवी है वो, और ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम कोई नहीं हो बीच में आने वाले। अमृत भी मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए बोला, उसने मुझे भैया कहा है, तो सोच लो तुमसे ज्यादा हक है मेरा उस पर। वार्न कर रहा हूँ मृत्युंजय, महक को चोट पहुंचाने के बारे में मत सोचना। मृत्युंजय अमृत की बात पर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कैसा हूँ? मैं जिसकी केयर करता हूँ, मेरा सारा गुस्सा भी उसी पर उतरता है, बट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई एंगर, ताकि मैं उसे हट ना करूँ। अमृत रिलैक्स मूड में बोला, दैट्स बेटर फॉर यू। राजीव उन दोनों को घूरते हुए बोला, थोड़ी तो शर्म करो, सगे भाई हो दोनों, यहाँ पर कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हो। शोभित राजीव से बोला, वेल डिनर करते हुए जाना, मैं तो चला फ्रेश होने। इतना कहकर शोभित वहाँ से चला जाता है। राजीव मृत्युंजय से बोला, जाकर तुम भी फ्रेश हो जाओ, आज मुझे महक के हाथों से बना खाना खाने को मिलेगा। मृत्युंजय राजीव के एक्साइटमेंट पर केरोसिन डालते हुए बोला, उसका हाथ चल गया है, वो खाना नहीं बना सकती। अमृत मृत्युंजय की बात पर बोला, असम में कुछ हुआ था। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, शीतल की वही दिक्कत, कितना बार रिजेक्ट कर चुका हूँ उसे, फिर भी
अमृत अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, ओ शिट, खुशहाली को जब मेरी शादी के बारे में पता चलेगा तब वो क्या करेगी। मृत्युंजय अमृत को घूरते हुए बोला, अब ये मत कहना कि तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है। 6 महीने पहले तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था ना। अमृत नजरें चुराते हुए बोला, हम दोनों की बातें फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन वो अभी भी मेरे लिए उतना ही पॉजिटिव है। मृत्युंजय राजीव को घूरते हुए बोला, अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं था। राजीव अपने दांत दिखाते हुए बोला, मैंने ही तो इन दोनों की बात चलाई थी। मृत्युंजय अमृत को समझाते हुए बोला, वेल, मेरे तो गुस्से के भरोसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती थी, लेकिन तेरी बीवी की गुस्से की वजह से तेरा ब्रेकअप होगा, प्रॉफिट है तेरे लिए। अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो गुंडी सब कुछ संभाल लेगी जब उसे पता चलेगा शादी के बारे में। मृत्युंजय अमृत के कंधे पर थपथपाकर बोला, गुड, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय कमरे से बाहर चला जाता है और राजीव भी उसके पीछे चला जाता है। राइट पॉइंटिंग एरो, 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 राइट पॉइंटिंग एरो। मृत्युंजय का कमरा। विप्लव अमृत के कमरे से निकलकर मृत्युंजय के कमरे में आ गया था और बड़े प्यार से वैशाली और महक से बातें कर रहा था। विप्लव महक की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, मैंने सुना है आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आप मेरे लिए क्या बनाओगी। महक पट्टियों से बंधा हाथ आगे करते हुए बोली, अभी फिलहाल कुछ नहीं बना सकती, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ ठीक होगा मैं आपके लिए जरूर कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। विप्लव महक के हाथ को देखते हुए बोला, आपको चोट कैसे लगी। विप्लव के सवाल पर उसे असम में शीतल का नेचर याद आ जाता है, लेकिन वो अपने ख्यालों को झटकते हुए फिर विप्लव से बोली, खाना बनाते वक्त हल्का सा जल गया था। विप्लव महक के हाथ को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद विप्लव वैशाली की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में नींद भरा हुआ था और वो बार बार उबासी ले रही थी। विप्लव वैशाली को देख मुस्कुराते हुए बोला, वैसे वैशाली भाभी। वैशाली उसकी बात को बीच में काटकर बोली, भाभी नहीं, खाली वैशाली कहा ना मैंने तुमसे, हम तुम्हारे उम्र के हैं भाई। विप्लव एक गहरी सांस लेकर बोला, ऑल राइट। वैशाली, तुम्हें खाना बनाना आता है। वैशाली अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, खाना बनाना नहीं आता, लेकिन खाना बहुत अच्छे से आता है हमको। महक वैशाली के जवाब पर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे कल तुम्हारी पहली रसोई है, कैसे करोगी तुम। वैशाली चमकती आंखों से बोली, हमरा मर्द है ना, वो बनाएगा, बहुत सारा बनता है ना, देखते हैं उसकी शान पट्टी, बहुत एटीट्यूड मारता है ना, उसकी सारी एटीट्यूड अगर हमने कढ़िया में डालकर गरम ना कर दिए तो हमरा नाम भी वैशाली मिश्रा नहीं। महक और विप्लव वैशाली की बात पर मुस्कुरा देते हैं। दरवाजे पर खड़ा मृत्युंजय वैशाली की बातों को सुन उसे घूरते हुए बोला, आर यू सीरियस, पहले तुम यहाँ 6 महीने टिक तो जाओ, उसके बाद मेरे भाई के एटीट्यूड को तोड़ने का। मृत्युंजय की आवाज सुन तीनों उसकी तरफ पलटकर देखते हैं। वैशाली अपने सिर को ढकते हुए बोली, अरे जेठ जी, आपको किसी ने समझाया नहीं है का, इस तरीके से उल्लू की तरह लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो उसको चूहा कहते हैं। मृत्युंजय अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम निकलो यहाँ से, और सबसे जरूरी मेरी बीवी से दूर रहना। वैशाली अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, ई देखो, आपको तो ऐसन लगत है जैसे हम यही बिस्तर बिछा कर सोने वाले हैं। डोंट वरी, हम आपकी बीवी को नहीं छीनेंगे। अच्छा, गुड नाइट, बाय। इतना कहकर वैशाली उठकर खड़ी हो जाती है। महक वैशाली के साथ खड़ी होते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें अमृत भैया के कमरे तक पहुंचा देती हूँ। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर बोला, नहीं विप्लव उसे ले जाएगा, तुम मेरे साथ रहो। वैशाली महक के दूसरे हाथ को पकड़ मृत्युंजय से बोली, हम अपनी बड़ी दीदी के साथ जाएंगे, अगर आपको अपने छुटकू भाई की इतनी फिक्र है तो अपने साथ रखो। महक मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वो लगभग वैशाली के ऊपर फटने वाला था। महक विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, विप्लव, तुम जाकर वैशाली को अमृत में आकर कमरे तक छोड़ दो। वैशाली मृत्युंजय को घूरकर बोली, अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन कल सुबह जरूर आएंगे। इतना कहकर वैशाली विप्लव के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय दरवाजा अंदर से बंद कर महक के सामने खड़ा होकर गुस्से से बोला, तुम उस इडियट लड़की को यहाँ रखना चाहती हो, देख रही हो तुम कैसी बातें करती है वो। महक अपना सिर झुका धीरे से बोली, आप भी तो वैसे ही बातें करते हो। मृत्युंजय महक के चेहरे को पकड़ ऊपर करते हुए बोला, क्या कहा तुमने, मैं उस इडियट की तरह बातें करता हूँ। सीरियसली मेरी बातों में एक मैनर्स छिपा होता है।
लेकिन उसकी बातों में एक टपोरीपन। आई डोंट नो मेरा भाई कैसे रहेगा उसके साथ। महक मृत्युंजय के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता सर। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, लिसन टू मी विद योर ईयर्स ओपन। मेरा तुम पर पहला हक है, मेरे अलावा तुम किसी और की बात नहीं सुनोगी, तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर फॉलो करोगी। महक मुंह बनाते हुए बोली, आप तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मैं आपकी कोई गुलाम है जो अपने मास्टर के अलावा किसी और की बातें इग्नोर करता हो, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मृत्युंजय गुस्से से बोला, पति हूँ तुम्हारा मैं, एंड व्हाट यू मीन की गुलाम? मैंने ऐसा कोई वर्ड तुम्हारे लिए यूज नहीं किया, और अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। महक मृत्युंजय के चेहरे को अपने हाथ में भर धीरे से उसके होठों पर किस कर लेती है। मृत्युंजय शॉक्ड होकर महक की तरफ देखने लगता है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। महक धीरे से मृत्युंजय के सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, शांत हो जाए, इतना गुस्सा लेकर क्या करेंगे आप? गुस्सा मनुष्य को असुर बना देता है, प्लीज शांत हो जाए। मृत्युंजय भूख बने खड़ा हुआ था। अचानक उसे अपने लोअर रीजन पर बेचैनी महसूस होने लगती है। मृत्युंजय जल्दी से महक को खुद से दूर करके बोला, डिनर का वक्त हो गया है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वो बाथरूम में भाग जाता है। महक कंफ्यूजन में उसे जाता हुआ देखती है और मुंह बनाकर कमरे से बाहर चली जाती है। राइट पॉइंटिंग एरो, 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 राइट पॉइंटिंग एरो। अमृत के कमरे के बाहर विप्लव और वैशाली खड़े हुए थे। वैशाली विप्लव को देखते हुए बोली, क्या यही सड़े हुए बैंगन का कमरा है? विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, जी हाँ, ये तुम्हारे सड़े हुए बैंगन का कमरा है, जो अब तुम्हारा भी है। वैशाली विप्लव के सामने ठीक से खड़े होते हुए बोली, हम ठीक तो लग रहे हैं ना? बोले तो चकाचक। विप्लव वैशाली की नजर उतारते हुए बोला, मेनका से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो, जल्दी जाओ अब। विप्लव की बात पर वैशाली अपना सिर हिला कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर अपनी नजर पूरे कमरे में घुमाती है। वैशाली चारों तरफ देखते हुए बोली, ये बैगन कहाँ चला गया? तभी अमृत बाथरूम से नहाकर टॉवल में बाहर आता है। अमृत की नजर जैसे ही वैशाली पर जाती है, वो दूसरे टॉवल से खुद को ढकते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? किसी के कमरे में जाने से पहले खटखटाया जाता है, मुंह उठाकर घुसे नहीं चले आते। वैशाली सोफे पर बैठते हुए बोली, अब इसमें शर्म वाली क्या बात है? अपने कमरे में आने से पहले कौन खटखटाता है? तुम भी नहीं खटखटाते होंगे। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, ये मेरा कमरा है और इस तरीके से किसी लड़के को नेकेड देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वैशाली हंसते हुए बोली, हा हा हा, शर्म ये क्या होता है? बनारस के घाट में हमने बड़े चिकने मुस्टंडों को नहाते हुए देखा है, लेकिन तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा ही सुंदर है, छूकर देखेगा। अमृत चिल्लाते हुए बोला, बेशर्म औरत, थोड़ी तो शर्म रखो। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक बदतमीज, गवार, इडियट लड़की होगी, लेकिन आज पता चल गया कि तुम एक नंबर की बेशर्म भी हो। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, अरे ओ, शर्म के पर्दे में लिपटे सड़े हुए बैगन, मुझे ज्यादा शर्म का लेक्चर मत दो, और वैसे भी कुछ खास नहीं है तुम्हारी बॉडी, हम भी नहीं मार रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। इतना कहकर वैशाली अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अमृत घूरकर वैशाली की तरफ देखता है और जल्दी से क्लोजेट में चला जाता है। वैशाली दरवाजा बंद होने की आवाज पर क्लोजेट की तरफ देखती है और बिस्तर की तरफ देखती है, फिर पूरे कमरे को देखने लगती है। कुछ देर में अमृत नॉर्मल टी शर्ट और लोअर में बाहर आता है। उसके बाल अभी भी हल्के गीले थे, लेकिन वो काफी हैंडसम लग रहा था। अमृत इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वैशाली कहीं नजर नहीं आती। अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, थैंक गॉड बला टली मेरी कमरे से। तभी एक आवाज आती है, तुम बला किसको कह रहे हो बे? अमृत सिर घुमाकर देखता है तो बालकनी के दरवाजे पर वैशाली खड़ी उसे ही घूर रही थी। अमृत वैशाली को इग्नोर कर कमरे से बाहर चला जाता है। वैशाली के पेट से अचानक गुड़गुड़ की आवाज आती है। वैशाली अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, गुड़गुड़ महाराज कुछ वक्त शांत हो जाओ, फिर हम तुमको फुल कर देंगे। तभी कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। वैशाली जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक मेड अपने हाथ में खाने का प्लेट लिए खड़ी हुई थी। वो मेड अपना सिर झुकाकर वैशाली से बोली, मैम, महक मैम ने आपके लिए भेजा है, उन्होंने कहा कि आपने कुछ नहीं खाया। वैशाली जल्दी से खाने का प्लेट लेकर मेड से बोली, थैंक यू, और महक दीदी को भी थैंक यू कहना।
मेड अपना सिर हिला वहाँ से चली जाती है और वैशाली खाना लेकर अंदर आ सोफे पर बैठ जाती है और खाने को देखते हुए कहती है, सच में यार, अम्मा के बाद पहली ऐसी लड़की मिली है जो अम्मा की तरह ख्याल रख रही है। इतना कहकर वैशाली खाने लगती है। राइट पॉइंटिंग एरो, 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 राइट पॉइंटिंग एरो। डाइनिंग टेबल। मृत्युंजय बिना किसी भाव के बैठा अपना खाना खा रहा था कि निर्जला मृत्युंजय से बोली, जय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मृत्युंजय निर्जला की तरफ देखते हुए बोली, बोलिए। निर्जला धीरे से बोली, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या महक और वैशाली दोनों की मुंह दिखाई की रस्म हम पूरा कर सकते हैं। रचना निर्जला की बात पर बोली, आर यू सीरियस दी? महक की शादी को 1 महीने हो चुके हैं, वैशाली की शादी को मानकर भी हम नहीं मान सकते और आप इन सब में मुंह दिखाई करना चाहती हैं। व्हाट अ जोक। मृत्युंजय निर्जला की तरफ देखते हुए बोला, आई थिंक चाची इज राइट। निर्जला मृत्युंजय की बात पर निराश हो जाती है और रचना के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन मृत्युंजय आगे कहता है, महक का ना सही, लेकिन आप चाहे तो वैशाली की मुंह दिखाई कर सकती हैं। निर्जला मृत्युंजय की बात पर खुश हो जाती है और खुशी से कहती है, ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से मुहूर्त पता लगाती हूँ और साथ में सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए भी मुहूर्त पूछ लूंगी। मृत्युंजय निर्जला की बात का आगे कोई जवाब नहीं देता। तभी महक किचन से बाहर आती है। निर्जला महक से बोली, महक काम करना बंद करो बेटा, चलो आओ, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। महक निर्जला की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, मैं काम नहीं कर रही थी माँ, वैशाली और उसके साथ जो लोग आए हैं ना, उनके लिए खाना भिजवा रही थी। इतना कहते हुए महक निर्जला की तरफ जाने लगती है तो मृत्युंजय उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगते हैं। महक खुद भी हैरानी से मृत्युंजय को देख रही थी। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, मैं खिलाता हूँ ना तुम्हें खाना। महक मृत्युंजय की गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हो आप, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मृत्युंजय दूसरे हाथ से महक की कमर को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, सो व्हाट, तुम मेरी बीवी हो। राजेंद्र खांसते हुए बोले, एचएचएम, मेरा डिनर हो गया, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो हल्का मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ चले जाते हैं। निर्जला मृत्युंजय और महक को देख मुस्कुराते हुए उठकर कमरे की तरफ चली जाती है। रचना खुन्नस भरी नजरों से महक को घूरते हुए कमरे की तरफ चली जाती है और पीताम्बर भी चला जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ बच्चे रह गए थे। महक मासूम सा चेहरा बनाकर मृत्युंजय से बोली, प्लीज कम से कम अब तो छोड़ दीजिए। मृत्युंजय महक के मासूम से चेहरे को देख उसे छोड़ देता है तो महक जल्दी से उसके बगल में बैठ जाती है। मृत्युंजय स्पून से महक को खाना खिलाने लगता है। मृत्युंजय बिना बाकी लोगों की तरफ देखे बोला, सब अपना डिनर कंप्लीट करो, अगर हो गया हो तो यहाँ से चलते बनो। मृत्युंजय ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे और मृत्युंजय की खड़ूस वाली आवाज सुनकर सब लोग फिर से अपने डिनर पर फोकस करने लगते हैं। मृत्युंजय महक को पूरा खाना खिलाता है। इस बीच महक का गाल पूरी तरीके से लाल हो गया था। विप्लव महक को देखते हुए बोला, अरे भाभी, इतना क्यों शर्मा रही हो, आप बहुत लकी हो जो आपको भाई का इतना प्यार मिल रहा है। मृत्युंजय विप्लव की बात पर उसे घूरते हुए बोला, मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता। शोभित होठों पर हंसी आ जाती है और महक कंफ्यूजन में मृत्युंजय को देखने लगती है। बाकी सब लोग मृत्युंजय की बात समझ चुके थे। अमृत उठते हुए बोला, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। विप्लव थम्स अप करते हुए बोला, ऑल द बेस्ट फॉर योर वेडिंग नाइट ब्रो। अमृत विप्लव के सिर पर मारते हुए कमरे की तरफ चला जाता है। विप्लव मासूम सा चेहरा बनाकर अपने सिर को सहला देता है। शोभित विप्लव से बोला, वापी कल तुम्हारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सोच लो मास्टर्स कहाँ करना है। विप्लव शोभित की बात पर अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, ओ गॉड, रिजल्ट्स, मुझे रिया के पास जाना होगा। विकल्प विप्लव को घूरते हुए बोला, ओ रिया के मजनू, बेचारी को कम से कम कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दिया करो और तुम्हारे रिजल्ट से उसका क्या लेना देना। विप्लव तुनक कर बोला, ऑफ कोर्स कनेक्शन है ब्रो, हम दोनों ने बिल्कुल एक जैसे स्टडी की थी, अगर उसका मुझसे 1% भी ज्यादा आया तो मैं उसे बहुत पीटूंगा। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, अगर तुम्हारे परसेंटेज अच्छे नहीं आए तो सोच लेना मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। महक विप्लव को धमकाते हुआ सुन शोभित से बोली, अगर गलती से परसेंटेज अच्छे नहीं आ जाए तो उसमें स्टूडेंट की क्या गलती है और इस तरीके से धमकी देना अच्छा थोड़ी ना होता है।
मृत्युंजय महक के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम वापी नाम के कार्टून को नहीं जानती, इसलिए तुम चुप रहो। गधा है वो, एक नंबर का, पढ़ाई लिखाई में जीरो, जैसे तैसे करके उसे कॉलेज तक पहुंचाया गया है। महक हैरानी से विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में पढ़ाई में इतना जीरो? सब झूठे हैं, अगर कोई भी डाउट पूछने जाओ तो उल्टा काम का बहाना बनाकर मुझे भगा देते थे, इसलिए मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, और अभी मुझे कह रहे हैं, विप्लव ने मुंह बनाते हुए कहा। महक विप्लव की शिकायत पर मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम मेरे भाई से ट्यूशन ले सकते हो, मेरा भाई अपने क्लास का टॉपर है। विप्लव महक की बात पर एक्साइटेड होकर बोला, क्या सच में? क्या नाम है आपके भाई का? महक मुस्कुराते हुए बोली, सुधांशु अवस्थी। विप्लव महक की बात पर उस नाम को 2 बार दोहराने के बाद महक से बोला, ये तो वही लड़का है ना, जो कॉलेज में कम पैसे में स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाता है? हाँ वही है, मैं भी गया था उसके पास, लेकिन उसने कहा कि सीट फुल हो चुकी है। महक विप्लव की बात पर हैरान होते हुए बोली, नहीं तो सिद्धू किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाता। विप्लव महक की बात पर अपना फोन के ग्रुप में से सुधांशु के ट्यूशन क्लास का वीडियो चलाते हुए बोला, ये देखो वो पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। महक विप्लव के हाथ से फोन लेकर वीडियो देखने लगती है, उसकी आंखों में हल्की नमी छा गई थी। मृत्युंजय महक के हाथ से फोन ले वीडियो देखते हुए बोला, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे भाई को एकेडमी में ऑनलाइन टीचर के तौर पर अपॉइंट करवा सकता हूँ। विप्लव मृत्युंजय की बात पर बोला, वो पहले से एकेडमी में टीचर है, ऑनलाइन पढ़ाता है, उसके काफी सारे स्टूडेंट हैं। महक अपने आंसू को साफ करते हुए विप्लव से बोली, मैं सुधांशु से बात करके तुम्हारे लिए क्लास की बात करूंगी। विप्लव खुश होकर बोला, थैंक यू सो मच भाभी, वेल गुड नाइट। इतना कहकर विप्लव अपने कमरे की तरफ चला जाता है। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मैं सारे प्लेट्स रखवा कर आती हूँ। मृत्युंजय महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए कमरे की तरफ चला जाता है और बाकी सब भी अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। राइट पॉइंटिंग एरो, 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 राइट पॉइंटिंग एरो। अमृत का कमरा। अमृत जब कमरे में आता है तो देखता है वैशाली अपने हाथ पैर फैलाए सोफे पर सो रही थी और खाने की प्लेट कॉफी टेबल पर रखी हुई थी। अमृत के कदम वैशाली की तरफ बढ़ जाते हैं। वैशाली के पास अमृत बड़े गौर से उसके चेहरे को देखने के बाद उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे कर खुद से बोला, गुंडी सोते वक्त कितनी मासूम लगती है और उठते ही सुनामी से कम नहीं, पता नहीं कैसे तुम्हें मैं टॉलरेट करूंगा। इतना कह अमृत वैशाली को ब्लैंकेट ओढ़ा अपने बिस्तर की तरफ चला जाता है। राइट पॉइंटिंग एरो, 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 राइट पॉइंटिंग एरो। अमरावती। अमरावती के आखिरी छोर पर एक आलीशान मेंशन बना हुआ है। उसके आसपास 1-2 फार्म हाउस थे, लेकिन दूर दूर तक दूसरा कोई घर नहीं था। उस मेंशन के मेन हॉल में एक मंडप बनाया था और एक लड़का बिना किसी भाव के अपने दुल्हन के हाथ को मजबूती से पकड़े फेरे ले रहा था। वहाँ पर पंडित लगातार हवन कुंड में आहुति डालते हुए मंत्रोच्चार कर रहा था। उस लड़की की आंखों में कोई इमोशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बुरी तरीके से लाल और सूज चुकी थी, जैसे वो बहुत ज्यादा रोई हो। पूरे फेरे खत्म होने के बाद पंडित जी सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं, तो वो लड़का अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर भर गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए बोला, बधाई हो। पंडित जी उस लड़के से बोले, यजमान, आप दोनों की शादी पूर्ण हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। उस लड़के के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है और वो अपनी दुल्हन के ठुड्डी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करके बोला, सुना तुमने, कांग्रेचुलेशन मीरा कशिश मित्तल। मीरा एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, ऑफ कोर्स, तुम मुझे मजबूर करके जबरदस्ती शादी तो कर सकते हो, मेरे जिस्म को हासिल कर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा, वो तो हमेशा सुधांशु के लिए है ना। कशिश मीरा के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, कहीं मैं उस लड़के की लाश ना बिछा दूं, इसलिए दोबारा कभी उसका जिक्र अपने जुबान से मत करना, वरना तुम्हारे खूबसूरत होठों से कोई शब्द नहीं निकलेंगे। मीरा कशिश के हाथ को झटक कर बोली, तुम्हें क्या लगता है भाई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा? एक बार वो मुझे ढूंढ ले, फिर देखना क्या होगा तुम्हारा। कशिश मीरा के बालों को मजबूती से पकड़ उसके चेहरे को अपने पास लाकर बोला, उस 2 कौड़ी के लड़के से शादी करने के लिए तुम अपने भाई की इज्जत को अपने जूतों तले रौंदते हुए घर से भागी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ लग गई। मीरा अपनी आंखों में नमी लिए अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करती है।
तो कशिश उसके बालों को और मजबूती से पकड़कर कहता है, कल मेरे फैमिली वाले आ रहे हैं तो एक अच्छी बहू की तरह उन्हें अटेंड करना। अगर किसी भी तरीके की होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मीरा गुस्से भरी नजरों से कशिश को घूरते हुए बोली, तुम्हें अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। कशिश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, जब मिलेगी तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें अपने वेडिंग नाइट पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर कशिश बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और बॉडीगार्ड्स पंडित जी को वहां से दक्षिणा के साथ रवाना कर देते हैं और कशिश मीरा को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठा ऊपर की तरफ ले जाता है। तारांकन, कैसे पहुंची मीरा कशिश के पास? क्या दुश्मनी है मृत्युंजय और कशिश की? जब पता चलेगा मृत्युंजय को इस बारे में, जब क्या होगा? मृत्युंजय महक के करीब आने से नर्वस क्यों हो जाता है? क्या अमृत और वैशाली एक दूसरे के पास आएंगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना चैप्टर कैसा लगा। नोट, डोंट वरी गाइस, मैं रोमांस लिखूंगी, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं सब लोगों का रोमांस अच्छे से दिखा सकता हूँ। वैशाली तो वैशाली है, महक शर्मीली है, उसे थोड़ा बोल्ड बनाना होगा। तब तक इन सब की केमिस्ट्री एंजॉय कीजिए, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को रोमांस भी देखने को मिलेगा। मित्तल मेंशन, मीरा कशिश से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आर यू मैड? तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कशिश मीरा को कमरे में बिस्तर पर बैठाते हुए बोला, यू टोल्ड द ट्रूथ, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, बट इमेजिन इफ आई डिड। कितना चिल्लाओगी तुम? आंसू बहेंगे, लेकिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मीरा गुस्से भरी नजरों से कशिश को देखते हुए बोली, मुझे बस एक बार मौका मिले, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कशिश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, वेयर विल यू गो बेबी? जहाँ भी जाओगी कशिश मित्तल को पाओगी। एंड पुट वन मोर थिंग इन योर हेड, मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। मीरा कशिश को खुद से दूर धकेलकर बोली, तुम बस इंतजार करो। कशिश मीरा के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, तुम्हारी अकड़ मेरे सामने मत दिखाओ, क्योंकि मैं सुधांशु अवस्थी नहीं हूँ जो तुम्हारे नखरे झेलेगा। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुमसे अपनी पत्नी होने का हक मांग सकता हूँ, एंड यू कांट डू एनीथिंग टू मी। मीरा अपनी आंखों में नमी लिए कशिश को देखने लगती है, तो कशिश उसे छोड़कर बाथरूम की तरफ चला जाता है। मीरा बिस्तर पर रोते हुए बैठ जाती है। उसकी आंखों के सामने 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ था सब आने लगता है। फ्लैशबैक, 1 महीने पहले मीरा महक के खाना देने जाने के बाद एक गहरी सांस ले कमरे से बाहर आती है तो देखती है सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थी। मीरा अपनी आंखों में नमी लिए धीरे से बोली, आई एम सॉरी भाई, लेकिन मैं सुधांशु को नहीं छोड़ सकती। आई लव हिम सो मच, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, मुझे माफ कर देना। इतना कहते हुए मीरा कमरे में वापस आती है और अपने लिए पैक किए बैग को उठाकर विला के पीछे बने गेट की तरफ चली जाती है। मीरा बाहर इधर उधर देखती है तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि शादी सिक्योरिटी मेन गेट पर लगी हुई थी, जिसका फायदा उठा मीरा जल्दी से विला से बाहर निकल जाती है। तब तक बारात भी आ चुकी थी और सभी उसमें बिजी हो गए थे। मीरा सीधा हाईवे की तरफ चली जाती है। रात काफी हो गई थी, जिस कारण उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसे जैसे तैसे सुधांशु तक पहुंचना था। मीरा जब हाईवे पर पहुंचती है तो ऑटो देखने लगती है, लेकिन एक भी ऑटो वहां पर नहीं थी। मीरा लिफ्ट मांगने के लिए अपना हाथ आगे करती है, लेकिन रात काफी होने के कारण कोई उसे लिफ्ट नहीं दे रहा था। मीरा थोड़ी और आगे जाकर लिफ्ट मांगने लगती है तो उसके आगे एक ब्लैक महिंद्रा आकर रुकती है। मीरा 2 कदम पीछे हो जाती है। उस गाड़ी से बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं और उसके पीछे खड़े बुगाटी से कशिश बाहर आता है। कशिश मीरा को बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, मरना है तो जाकर किसी अच्छे से ट्रक के नीचे आकर मर जाओ, हम लोगों का टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। मीरा कशिश की बात पर जल्दी से बोली, आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्लीज मुझे आगे तक लिफ्ट चाहिए। कशिश मीरा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, शादी से भाग रही हो, इसके लिए करिए या लड़का। मीरा अपना सिर झुकाकर बोली, प्लीज सर, मुझे आगे तक लिफ्ट दे दीजिए। कशिश का असिस्टेंट रौनक कशिश से बोला, बॉस हमें जल्दी घर पहुंचना है, इसे हम आगे तक छोड़ देंगे। कशिश एक नजर रौनक को देखने के बाद जाकर अपनी कार में बैठ जाता है, तो रौनक कशिश से कहता है, मैडम आप जाकर अंदर बैठ जाए। मीरा हल्का मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच सर। इतना कहकर मीरा जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। उनकी गाड़ी हाईवे से तेज रफ्तार में वहां से निकल जाती है। मरीन ड्राइव के पास पहुंच मीरा जल्दी से बोली, बस यहीं पर। ड्राइवर गाड़ी रोकता है। मीरा हड़बड़ी में गाड़ी से उतर जाती है, जिस कारण उसके बैग से आईडी कार्ड और कुछ सामान नीचे गिर जाते हैं। मीरा सॉरी कहते हुए जल्दी से सामान को उठाने लगती है। कशिश की नजर आईडी कार्ड पर जाती है। वो आईडी कार्ड को उठाकर देखता है।
कशिश एक नजर आईडी कार्ड पर डाल मीरा को देखते हुए बोला, मीरा सारंग। मीरा कशिश के हाथ से आईडी कार्ड लेते हुए बोली, मेरा नाम है सर एंड थैंक यू। कशिश तिरछी मुस्कान के साथ मीरा से बोला, आज तो तुम्हारी शादी है ना, इस बारे में ऑल इंडिया को पता है और तुम मृत्युंजय सारंग की बहन हो और अपने घर को छोड़कर भाग रही हो। मीरा का गला सूखने लगता है और वो सहमी हुई नजरों से कशिश की तरफ देखते हुए कहती है, आप मेरे भैया को कैसे जानते हो? कशिश रौनक की तरफ देखते हुए बोला, रौनक जिसे ढूंढा गली गली, फाइनली वो मुझे मेरे ही गाड़ी में मिली, नॉट बैड। मीरा उसकी उल्टी सीधी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है कि अचानक उसे अपने गले में एक तेज दर्द महसूस होता है और कुछ ही पल में मीरा कशिश की गोद में बेहोश पड़ी हुई थी। कशिश मीरा तो चेहरे में आए बालों को उसके कान के पीछे कर मुस्कुराते हुए बोला, सोचा नहीं था इतनी आसानी से तुम्हें पा लूंगा मैं, मीरा सारंग। इतना कहकर कशिश रौनक की तरफ देखता है जो कि बाहर खड़ा हुआ था और उसके बगल में एक बॉडीगार्ड था जिसके हाथों में इंजेक्शन था जिसे उसने मीरा की गले में इंजेक्ट किया था। कशिश की नजर खुद पर महसूस कर रौनक थोड़ा झिझकते हुए बोला, बॉस हमें कल सुबह वाशिंगटन के लिए निकलना है। कशिश रौनक की बात पर बोला, तो क्या हुआ, जेट रेडी करो, हम सुबह की जगह अभी निकलेंगे, एयरपोर्ट चलो। रौनक कशिश के ऑर्डर पर आगे कुछ नहीं कहता और उनकी गाड़ी सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। Right pointing arrow, 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 right pointing arrow। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट। एक तेज आवाज के कारण मीरा की तंद्रा टूटती है और वो फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और अपना सिर घुमाकर देखती है जहां पर कशिश हेयर ड्रायर को पटक रहा था। मीरा अपनी नजरें कशिश से फेर लेती है। कशिश खुद को इग्नोर होता हुआ पाकर एक बार फिर हेयर ड्रायर को जोर से पटकता है तो मीरा चिल्लाते हुए कहती है, क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्यों नुकसान कर रहे हो? कशिश अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, मेरे पैसे का है, मेरी मर्जी। मीरा बिस्तर से उठते हुए बोली, मुझे अपने कमरे में जाना है। कशिश व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, मेरे घर में तुम्हारा कमरा कहाँ से आ गया बेबी? मीरा गुस्से से बोली, जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे गाली दे रहे हो। कशिश अपनी मुस्कान और बड़ी करते हुए बोला, हमारी शादी हो चुकी है तो ये कमरा हमारा हुआ, न तुम्हारा न मेरा, हमारा। मीरा कशिश को इग्नोर करते हुए सोफे में जाकर सो जाती है। कशिश टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए बोला, ये मत सोचना कि तुम्हारे नींद में जाने के बाद मैं तुम्हें अपनी आगोश में उठाकर बिस्तर पर सुला दूंगा। प्यार नहीं है तुमसे, तुम्हारे भाई को नीचा दिखाने के लिए तुमसे शादी की है। मीरा कशिश क्यों फालतू बात पर गौर न करते हुए चुपचाप सो जाती है। कशिश 2 मिनट तक मीरा को घूरने के बाद लाइट्स ऑफ कर बिस्तर पर चला जाता है। राइट पॉइंटिंग एरो, 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 राइट पॉइंटिंग एरो। अगली सुबह सारंग विला। वैशाली के एक तेज चीख के साथ अमृत की गुड मॉर्निंग होती है। अमृत नींद भरी नजरों से सोफे की तरफ देखता है तो नीचे वैशाली अपने कमर को पकड़े बैठी हुई थी। अमृत अपना सिर तकिया में घुसाते हुए बोला, गुंडी कहीं की, सुबह सुबह क्यों कौवे की तरह अपने गला फाड़ रही हो, सो जाओ ना। वैशाली अपने कमर को पकड़कर खड़ी होती है और अमृत को बुरी तरीके से घूरते हुए कॉफी टेबल पर रखे जाम में भरे पानी को उठाकर अमृत के ऊपर फेंक देती है। अमृत चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द फक, यू ब्लडी इडियट, आर यू लॉस्ट योर माइंड, आई वांना किल यू। कहते हुए अमृत बिस्तर से उतर जाता है। वैशाली बाथरूम की तरफ भागते हुए बोली, तुम कौवा, तुम्हारा पूरा खानदान कौवा, अगर दोबारा हमको कौवा कहा ना तो कसम से तुमको कोयलिया पकड़ा देंगे। अमृत वैशाली की तरफ आने लगता है तो वैशाली जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है जिस कारण अमृत के नाक को बहुत तेज लगती है और वो नाक पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है और वैशाली को गाली देते हुए कहता है, चुड़ैल औरत, मेरे नाक में दम करके रखा है, गुंडी कहीं की। इतना कहते हुए अमृत खड़ा होता है और मिरर में देखता है। उसका नाक पकोड़े की तरह लाल हो गया था और हल्का खून आ रहा था। अमृत मिरर में अपने अक्ष को देखते हुए बोला, कसम मेरे नाक से बहे खून की, अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी अमृत सारंग नहीं, गुंडी। ये कहकर अमृत क्लोजेट की तरफ चला जाता है। राइट पॉइंटिंग एरो, 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 राइट पॉइंटिंग एरो। मृत्युंजय का कमरा।
महक काउच पर बैठी हुई थी और मृत्युंजय कॉफी टेबल पर बैठा हुआ था। वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा था। मृत्युंजय महक के हाथ में बंदे पट्टी को निकालकर साइड में रख देता है और उसके जख्मों को देखने लगता है। मृत्युंजय एंटीबायोटिक से उसके जख्मों को साफ करने लगता है, तो महक अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृत्युंजय महक की तरफ देखता है। महक रूंधे हुए गले से धीरे से बोली, फूकी कीजिए ना। मृत्युंजय धीरे धीरे फूंक मारते हुए महक के हाथ की सफाई कर उसे फिर से पट्टी बांध देता है। मृत्युंजय वार्निंग टोन में बोला, आज मुझे ऑफिस जाना है। शाम को अगर मैं आया पर मुझे पता चला कि तुमने कुछ काम किया है तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। महक छोटा सा मुंह बनाकर बोली, मारपीट के अलावा और कुछ आता है आपको? मृत्युंजय महक की बात पर उसके चेहरे की तरफ झुकने लगता है, तो महक पीछे जाते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हो? मृत्युंजय महक के चेहरे के दोनों तरफ काउच पर हाथ रख बिल्कुल महक के चेहरे के पास आकर बोला, मैं बता रहा था तुम्हें कि मारपीट के अलावा मुझे किसी को सेटिस्फाई करना भी बहुत अच्छे से आता है। महक अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो मृत्युंजय महक के कांपते हुए होठों पर धीरे से अपने होठ रख देता है। मृत्युंजय महक के अपर लिप्स को लिक करते हुए लोअर लिप्स को शक करने लगता है। महक अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है, जिस कारण उसके मुंह से आह निकल जाती है। मृत्युंजय एक नजर महक को देख फिर से उसे पैशनेटली किस करने लगता है और उसके हाथों को धीरे से सहला। इस बार वो उसे फ्रेंच किस कर रहा था। महक के लिए किस का मतलब सिर्फ किस था। करीब 5 मिनट बाद मृत्युंजय महक के निचले होंठ को बाइट करते हुए उससे दूर होता है और उसके लोअर लिप्स को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें सच में किस करना नहीं आता, जबकि मैं तुम्हें कई बार ट्रेनिंग दे चुका हूँ। महक मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, दो लोगों को लिप्स आपस में टच होता है उसे ही तो किस कहते हैं ना, लेकिन आप तो। मृत्युंजय महक के होंठ पर उंगली रखते हुए बोला, शुश किस कई प्रकार के होते हैं। लिप्स टच होना पैक कहलाता है और दो होठों को आपस में सक करना किस कहलाता है और दो टंग का आपस में उलझकर सक करना फ्रेंच किस कहलाता है। अब समझी। महक के गाल बुरी तरीके से लाल हो गए थे। वो कुछ भी नहीं कहती। मृत्युंजय महक के गाल पर उंगली चलाते हुए बोला, आई वॉन्ट टू बाइट योर चीक्स, देखो कितने लाल हो गए हैं। महक अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे नीचे जाना है, पूजा करनी है, मेड से कहकर नाश्ता बनवाना है। मृत्युंजय महक की बातों को इग्नोर कर उसके गाल को बहुत जोर से काट लेता है, जिस कारण महक की चीख निकल जाती है। महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मृत्युंजय महक के गाल को सहलाते हुए बोला, अब ठीक है। महक मृत्युंजय को खुद से दूर करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। मृत्युंजय महक के गाल को खींचते हुए बोला, हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। महक सुबकते हुए मृत्युंजय की तरफ देखती है, तो मृत्युंजय उसकी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए कहता है, तुम्हें रोने का हक नहीं है, चलो नीचे पंडित जी आने वाले हैं, क्योंकि वैशाली की मुंह दिखाई के लिए मुहूर्त निकलवाना है। महक अपना सिर हिलाती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है, तो मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ उसे फिर से धमकाते हुए कहता है, गलती से भी कोई काम नहीं करना है वरना। हाँ मुझे पता है, वरना आप मेरे हाथ तोड़ दोगे और मुझे मेरे हाथ बहुत प्यारे हैं। महक ने मृत्युंजय से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। मृत्युंजय घूरकर महक की तरफ देखता है, तो महक जल्दी से बाहर भाग जाती है। मृत्युंजय गई महक को घूरते हुए बोला, एक दिन तुम्हें जरूर खा जाऊंगा मैं। महक अवस्थी। इतना कहकर मृत्युंजय भी कमरे से बाहर आ जाता है। राइट पॉइंटिंग एरो, 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 राइट पॉइंटिंग एरो। अमृत का कमरा। वैशाली कछुए की तरह अपना सिर बाथरूम के दरवाजे से बाहर निकाल कर देखती है, तो उसे रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता है। वैशाली खुद से बोली, सिर्फ 10 मिनट की दूरी, फिर कर हर मैदान फतेह चल वैशाली, सड़ा हुआ बैगन आसपास नहीं है। इतना कहकर वैशाली अपना बाथरोब संभालते हुए क्लोजेट की तरफ भागती है। वैशाली जैसे ही क्लोजेट के पास पहुंचती है, क्लोजेट का दरवाजा खुलता है और वो सीधा अमृत के सीने से जा टकराती है। वैशाली गिरने को होती है कि अमृत उसे कमर से पकड़ लेता है। वैशाली की आंखें, जो कि बिना काजल लगाए भी कजरारी थी, अमृत को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। वैशाली अमृत को खुद की तरफ आता हुआ देख चिल्लाकर बोली, ओ मजनू, साला बीवी नहीं मानते, फिर भी प्रॉफिट चाहिए तुमको नहीं, अब दूर हटो, सीधा चिपके चले आ रहे हो। वैशाली के इस तरीके से चिल्लाने पर अमृत उसे तुरंत छोड़ देता है, जिस कारण वैशाली धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर गिर जाती है। वैशाली अमृत को गाली देते हुए बोली, हे राम, तोड़ डाला रे, साले ने हमारी कमर तोड़ दी, अब हम लकवा खा जाएंगे, गुड्डू महाराज बचाए लो हमको।
अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, गला फाड़ना बंद करो, इतने भी जोर से नहीं लगा है, बिना मतलब का घर को सिर पर उठा रखा है, उठो अब। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, हमको नौटंकी कहते हो, रुको तुम कभी बताते हैं। इतना कहकर वैशाली अमृत के पैर पर बहुत जोर से मारती है, जिस कारण अमृत धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अमृत अपने कमर को पकड़ चिल्लाते हुए बोला, आहे ये क्रेजी औरत, तुम दुनिया से गायब क्यों नहीं हो जाती। वैशाली मजे से खड़ी होते हुए बोली, अब जब तुम्हारे पिछवाड़े में लगी है तो तुमको ऊ निकल रही है। इतनी देर से जब हम चिल्ला रहे थे तो तुमको लगा हम गला फाड़ रहे हैं, पता चला जब पिछवाड़े पर लगती है तो कितना दर्द होता है। अमृत गुस्से से वैशाली को घूरने लगता है। वैशाली अपना जीभ दिखाते हुए क्लोजेट के अंदर चली जाती है। अमृत अपना बिजनेस सूट जिसे उसने संभाल रखा था उसे ठीक से अरेंज कर खड़ा होता है और बिस्तर पर रख देता है और बाथरूम में चला जाता है। वैशाली अमृत के क्लोजेट में जाती है तो वहाँ पर कोई भी वुमेन आउटफिट नहीं थे। उसका दिमाग फिर से खराब हो जाता है। तभी कोई कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वैशाली क्लोजेट से चिल्लाते हुए बोली, अरे बैगन, जाकर देखो जरा कौन है। लेकिन फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है, जिस पर वैशाली क्लोजेट से बाहर आते हुए गुस्से से बोली, साला किसी काम का नहीं है, एक नंबर का कामचोर है। इतना कहकर वैशाली दरवाजा खोलती है तो सामने महक और निर्जला मुस्कुराते हुए खड़े थे। महक मुस्कुराते हुए वैशाली से बोली, तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे ना, देखो तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आए हैं हम लोग। वैशाली दरवाजे से हटते हुए बोली, आप लोग बाहर काहे खड़े हो, अंदर आओ। महक मना करते हुए बोली, नहीं हम तो बस तुम्हें कपड़ा देने आए थे। वैशाली इरिटेट वाला चेहरा बनाकर बोली, अरे यार शर्माने वाली क्या जरूरत है, हम बुला रहे हैं ना आपको, चलो अंदर। महक और निर्जला मुस्कुराकर अंदर आ जाते हैं। वैशाली दरवाजा बंद कर उन दोनों की तरफ आने लगती है, लेकिन उसके कमर में अभी भी दर्द था। महक वैशाली के चाल को देखकर बोली, तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरीके से। निर्जला महक को कोहनी मारकर चुप रहने के लिए कहती है तो महक कंफ्यूजन में चुप हो जाती है। वैशाली महक की आधी बात को समझ जाती है और जैसे ही कुछ कहने लगती है कि अमृत बाथरूम से बाहर आ जाता है। अमृत अपनी मॉम और भाभी को कमरे में देखकर थोड़ा हैरान होते हुए बोला, आप दोनों इस वक्त यहाँ। निर्जला अमृत की बात पर बोली, हाँ वो वैशाली को कपड़ा देने आए थे, बाकी तुम दोनों रेडी होकर नीचे आ जाओ, आज की आरती तुम दोनों करोगे। अमृत अपना सिर हिलाता है तो निर्जला और महक हाथ में पकड़े सामान को कॉफी टेबल पर रख कमरे से बाहर चले जाते हैं। वैशाली कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर अमृत को घूरने लगती है। अमृत उसके इस तरीके से घूरने पर कंफ्यूज हो जाता है। तारांकन, अब क्यों हो गया वैशाली का दिमाग खराब, महक कैसे मृत्युंजय जैसे शैतान को संभाल पाएगी, मीरा और कशिश का ये रिश्ता कैसे बिना किसी बुनियाद के बना रहेगा, और जब पता चलेगा सारंग ब्रदर को इस बारे में तब क्या होगा। सुबह का वक्त, सारंग विला, अमृत का कमरा। अमृत अभी भी कंफ्यूज भरी नजरों से वैशाली को देख रहा था। वैशाली अमृत पर फटते हुए बोली, तुमको पता भी है तुम्हारे अचानक छोड़ने के कारण हमारे कमर में दर्द है, और उन लोगों को लगता है कि हम लोग कल अपना वेडिंग नाइट एंजॉय कर रहे थे, अब जाकर बताओ उन लोगों को, सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, अब इसमें भी मेरी ही गलती है, सुबह जब सोते हुए सोफे से नीचे गिरी थी उसमें भी मेरी ही गलती थी, और चिल्ला तुम रही थी छोड़ने के लिए, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, हम बता रहे हैं तुमको, हमारा दिमाग अगर खिसक गया ना तो साला कनपट के नीचे एक लगाकर मारेंगे ना, सारा अकल जमीन पर फैल जाएगा। अमृत अपने कदम वैशाली की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हाउ डरे यू, तुम मुझे धमकी दे रही हो कौन तुम जो मुझे धमकी दे सको, और क्या कह रही थी कल, हम लोग कोई राजकुमार नहीं है। मैडम जरा अपने इस टपोरीपन से बाहर आकर देखो, लाखों लड़कियां शादी करने के लिए मर रही है हमसे, cause we are sarangs। वैशाली बिना अपनी जगह से हिले अमृत से बोली, हाँ तो कोई बहुत बड़ी तोप हो क्या, हो तो इंसान ही ना, खाने में खाना ही खाते हो, सोने चांदी नहीं, तुम्हें भी नींद आती है, सांस तुम भी लेते हो, 2 पैरों पर चलते हो 4 पैरों पर नहीं, तो घमंड किस बात का है यार, एक दिन मरना तो तुमको भी है ना, अमृत खाकर तो पैदा नहीं हुए। अमृत वैशाली के बाह को मजबूती से पकड़ अपने आप से सटाकर बोला, वैशाली मिश्रा, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, किसी की इज्जत करो ना करो, लेकिन मुझसे तमीज से बात करना, एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे हैं हम दोनों, किसी दिन तुम्हारी गर्दन काट दूंगा मैं। वैशाली अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, चिपक कर रहे हो बे, छोड़ो हमको, और अगर हमरे गला को काटने की धमकी दे रहे हो ना तो तुम भी सुनो, कान में तेल डालकर लाखन से कहकर तुम्हारे भेजे में गोली चलवाएंगे।
अमृत वैशाली को धकेलते हुए छोड़कर बोला, हटो बेवकूफ औरत। इतना कहकर अमृत अपने कपड़े चेंज करता है और रेडी हो कमरे से बाहर चला जाता है। वैशाली उससे जाता हुआ घूरकर देखती है और खुद भी रेडी होने लगती है। अनफॉर्चुनेटली उसे साड़ी पहनना बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि अक्सर कॉलेज में होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी और सबसे खासियत बात ये, वैशाली एक बहुत अच्छी गायिका थी। मेन हॉल, सभी लोग नीचे मंदिर के सामने खड़े हुए थे। रचना खुन्नस में बोली, अब क्या दोपहर को घर की आरती होगी? क्या कोई और पूजा नहीं कर सकता? जरूरी है उस लड़की का पूजा करना। निर्जला रचना को समझाते हुए बोली, रचना ये वैशाली का पहला दिन है ना घर में, तो उसी को पूजा करना है। रचना जैसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगती है कि उसे पायल की झनकार सुनाई देती है। सब लोग सीढ़ियों की तरफ देखते हैं जहां पर वैशाली खड़ी हुई थी। विप्लव के दिल की घंटियां बजने लगती हैं। अब तो फोटो खींचने के लिए उसे एक मॉडल मिल गई थी वैशाली नाम की, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था। अमृत की नजर वैशाली पर रुकी हुई थी, जिसने कानों में सोने के झुमके, गले में पुश्तैनी हार, अमृत का पहनाया हुआ मंगलसूत्र और हाथों में सोने की चूड़ियां पहन रखी थी और अपने बालों को खुला छोड़ मांग में लाल सिंदूर लगा रखा था। हल्के ऑरेंज पीले रंग की साड़ी में वो बिल्कुल सोने की तरह चमचमा रही थी। वैशाली नीचे आती है और महक के सामने जाकर कहती है, सॉरी हमको थोड़ा देरी हो गया। महक वैशाली की बात पर मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो तुम्हें आरती करनी है। उसके बाद अमृत की तरफ देखते हुए, अंडरस्को भैया आपको भी वैशाली के साथ आरती करनी है। महक की बात पर वैशाली होश में आता है और अपना सिर हिला वैशाली के साथ आरती करने लगता है। पूरी आरती होने के बाद वैशाली सभी को प्रसाद देने के बाद सभी का आशीर्वाद लेती है। विप्लव और विकल्प अमृत को छोड़कर, जिस पर रचना वैशाली को घूरते हुए कहती है, तुमने अमृत के पैर क्यों नहीं छुए? वो तुम्हारा पति है। वैशाली अपने दांत दिखाते हुए बोली, उसके पास तो खुदे दिमाग नहीं है, हमको कहां से दिमाग देगा, इसलिए सोचा हम भला काहे अपनी कमर की ऐसी की तैसी करवाएं। रचना वैशाली को घूरते हुए बोली, अमृत से आशीर्वाद लो। अमृत फुल एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है। वैशाली उसे घूरने लगती है और एक गहरी सांस लेकर अमृत के पैर ऊपर से छूकर उठ जाती है, लेकिन अमृत कुछ नहीं कहता। मृत्युंजय वैशाली को घूरते हुए बोला, ओ झांसी की रानी, पति पैर छूने में क्यों कंजूसी कर रही हो, ठीक से छुओ। मृत्युंजय की बात सुन अमृत को हंसी आ जाती है। उसे पता था कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन मृत्युंजय को वैशाली से चुन चुनकर बदले लेने वाला है। वैशाली खुन्नस में मृत्युंजय को देखने के बाद अमृत के पैर छू लेती है और उसके पैरों पर चिमटी काटती है, तो अमृत उसे घूरकर देखता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। सभी लोग मंदिर से निकल हॉल में आ जाते हैं। तभी उन्हें बाहर से शोर की आवाज सुनाई देती है। मृत्युंजय अपना फोन निकल सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता है। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड कॉल अटेंड करते हुए बोल्स, यस बॉस। जिस पर मृत्युंजय बोला, बाहर शोर कैसा है? शेख जो कि सारंग विला का सिक्योरिटी सिस्टम का मेन इंचार्ज था, मृत्युंजय के सवाल पर बोला, बाहर मीडिया की भीड़ लगी है बॉस। मृत्युंजय कंफ्यूज होकर बोला, वाई मीडिया? शेख थोड़ा घबराते हुए बोला, मीरा मैम के नाम पर। मृत्युंजय की मुट्ठी मजबूती से बंद हो जाती है और वो अपने दांत पीसकर कहता है, सभी मीडिया वालों को यहाँ से दफा करो। शेख थोड़ा बात को संभालते हुए बोला, बॉस अगर आप इन्हें कोई जवाब नहीं दोगे तो ये अपने तरफ से कोई भी मिर्च मसाला डालकर गलत खबर मीडिया में फैलाएंगे, बेहतर होगा कि आप खुद एक बार। मृत्युंजय शेख की बात को बीच में काटकर अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, आई नो मुझे क्या करना है, 2 लोगों को गार्डन में भेजो। शेख मृत्युंजय की बात पर ओके बॉस कहता है, तो मृत्युंजय कॉल कट कर देता है। अमृत मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मृत्युंजय गुस्से से बोला, इस बार मैं उस सोनवानी को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जेल से बाहर आते ही फिर से अपनी फन उठाने चला है, इस बार मैं उसके फन ही कुचल दूंगा। शोभित मृत्युंजय को शांत करते हुए बोला, काम डाउन ब्रो, पहले जो कुछ भी हो रहा है उसे ठीक करते हैं। मृत्युंजय अपना सिर हिलाता है और विला से बाहर चला जाता है। उसके साथ अमृत और शोभित भी चले जाते हैं। वैशाली महक के पास जा धीरे से बोली, का हो रहा है? महक वैशाली से बात डालते हुए बोली, कोई दिक्कत होगी वो लोग संभाल लेंगे, तुम्हारी पहली रसोई है तो क्या बनाओगी? वैशाली अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली, हमने कल ही बताया हमको खाना आता है, खाना बनाना नहीं आता। महक वैशाली की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, चलो किचन में कम से कम तुम्हारी पहली रसोई की रस्म पूरी कर देते हैं। वैशाली अपना सिर हिलाती और महक के साथ किचन की तरफ चली जाती है।
Right pointing arrow, 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 right pointing arrow। गार्डन में मृत्युंजय बिना किसी भाव के चेयर पर बैठा हुआ था और उसके अगल बगल वाली सीट पर शोभित और अमृत बैठे हुए थे। मीडिया से आया एक जर्नलिस्ट मृत्युंजय से बोला, मिस्टर सारंग, अभी हमें हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आपकी छोटी बहन मीरा सारंग आज से 1 महीने पहले शादी से भाग चुकी है, जिसे आपने पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश की। उस जर्नलिस्ट के सवाल पर मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, क्या आपके उस गुप्त सूत्रों वाला शुभ चिंतक का नेम वैभव सोनवानी है? तो मैं बता दूं, मेरी बहन वैभव सोनवानी से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ड्रग्स एडिक्टेड है एंड स्पेशली उसका बहुत सारी लड़कियों के साथ गैर संबंध है, इसलिए मीरा उससे शादी नहीं करना चाहती। और जहाँ तक बात मीरा के भागने की है, वो कहीं भागी नहीं है, उसने किसी और से शादी कर ली है। मृत्युंजय की बात पर शोभित और अमृत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को भी नहीं पता था कि मृत्युंजय कह क्या रहा है। जर्नलिस्ट एक्साइटमेंट में मृत्युंजय से बोला, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बहन मीरा सारंग के हस्बैंड का नाम क्या है? मृत्युंजय जर्नलिस्ट को एक नजर देख बिना किसी भाव के बोला, मेरे बहनोई ने कहा है कि उसे मीडिया में नहीं आना, देन मैं उसका नाम पब्लिश नहीं कर सकता, और हाँ, बिना किसी सबूत के मेरे फैमिली की इज्जत को अपने टीआरपी के लिए बढ़ाने की कोशिश मत करना, अदरवाइज मृत्युंजय सारंग क्या है, मुझसे बेहतर तरीके से आप सब जानते हैं। इतना कहकर मृत्युंजय खड़ा होता है और विला के अंदर चला जाता है। अमृत और शोभित भी उसके साथ चले आते हैं। बॉडीगार्ड्स मीडिया टीम को वहां से इज्जत के साथ विदा कर देती है। शोभित मृत्युंजय के साथ चलते हुए कंफ्यूज होकर बोला, ब्रो, तुमने अभी मीडिया के सामने कहा कि मीरा की शादी हो गई है, लेकिन उसका पति कौन है? और तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? What's going on in your mind? मृत्युंजय रुककर शोभित की तरफ देखते हुए बोला, कशिश मित्तल, मैंने डेविड को उसके मेंशन पर नजर रखने के लिए कहा था, जहां पता चला कि उस कमीने ने कल मीरा से शादी की है, लेकिन मुझे ये जानना है कि इतने वक्त तक मीरा थी कहाँ? अमृत मृत्युंजय की बात पर कुछ सोचते हुए बोला, अगर सब कुछ जानना है तो कशिश मित्तल को पकड़ना पड़ेगा। शोभित सार्काज़म टोन में बोला, सोचा नहीं था ये लड़की नाम वाला लड़का इतना समझदार, सॉरी, कमीना निकलेगा। मृत्युंजय शोभित और अमृत की तरफ देखते हुए बोला, आई थिंक ही डिड इट फॉर बिजनेस, क्योंकि लास्ट टाइम जब उससे मुलाकात हुई थी, जब वो वाशिंगटन से आया था, तब बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था, तब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल रात जब डेविड ने मुझे इस बारे में कहा, तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ और अब कशिश मित्तल से मिलना है। तभी उन्हें अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और अंदर की तरफ भागते हैं। जब तीनों मेन हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं वैशाली अपने साड़ी को हाथों में पकड़े दौड़ रही थी और उसके पीछे एक प्यारा सा कुत्ता दौड़ रहा था और उसके पीछे विप्लव दौड़ रहा था। वैशाली विप्लव को धमकाते हुए बोली, वी आर टेलिंग यू, इस नीली आंखों वाले कुकुर को यहाँ से लेकर भागो, वरना हम बता रहे हैं मार देंगे तुमको, और तुम्हारे इस कुकुर को भी गोली से उड़ा देंगे। वैशाली की बात पर वो कुत्ता उस पर भौंकने लगता है, जिस वजह से वैशाली डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाती है। महक किचन से आते हुए बोली, हो क्या रहा? कहते हुए उसकी नजर कुत्ते पर जाती है और वो भी जल्दी से सोफे पर चढ़ जाती है। वैशाली महक की तरफ देखते हुए बोली, दीदी यार, अपने छोटे देवर को समझाओ ना, कहाँ से कुत्ता लेकर आ गया ये, और कैसे भौंकता है ये? महक विप्लव से बोली, विप्लव तुम ये कुत्ता कहाँ से लेकर आए, लेकर जाओ इसे। विप्लव उस कुत्ते को उठाते हुए बोला, इसका नाम चाली है और ये कुत्ता नहीं है, इसे चाली कहते हैं। विप्लव की बात पर वो कुत्ता अपना पूंछ हिलाने लगता है। वैशाली एक गहरी सांस लेकर डाइनिंग से उतरने लगती है तो चाली फिर से भौंकने लगता है। वैशाली डाइनिंग के ऊपर बैठते हुए गुस्से से बोली, साला ये चिल्लाता काई को है बे, हम थोड़ी ना इसकी रोटी चुराए हैं, हम तो किचन से हलवा लेकर आ रहे थे, साला इसके कारण बर्बाद हो गया। ये कहते हुए वैशाली फर्श की तरफ देखती है जहाँ पर हलवा बिखरा हुआ था, क्योंकि अचानक चाली के आ जाने के कारण वो डर से वैशाली के हाथ से छूट गया था। रचना शोर शराबा सुनकर नीचे आते हुए बोली, हो क्या रहा है यहाँ पर? कहते हुए उसका पैर हलवे पर पड़ता है और वो जैसे ही गिरने वाली होती है कि महक उसे जल्दी से पकड़ लेती है। शोभित भी जल्दी से जाकर रचना को संभालता है। रचना ठीक से खड़ी हो पूरे मेन हॉल का मुआयना लेते हुए गुस्से से बोली, क्या हाल बना रखा है पूरे हॉल का, किसने किया है ये सब? वैशाली चाली की तरफ इशारा करते हुए रचना से बोली, इस कुत्ते ने किया है ये सब, अगर ये हमारे सामने नहीं आता
तो हमारे हाथ से हलवा नहीं गिरता, और अगर हलवा नहीं गिरता तो आप अभी गिरती नहीं। रचना वैशाली की आवाज पर उस तरफ देखती है और उसे घूरते हुए कहती है, तुम पहले नीचे उतरो डाइनिंग से। वैशाली कंफर्म करने के नाते बोली, पहले उस कुत्ते को पकड़ो, तभी उतरूंगी, वरना नहीं उतरूंगी। रचना विप्लव को घूरते हुए बोली, लेकर जाओ अपने इस पालतू को। विप्लव मुंह बनाते हुए चाली को लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। क्योंकि घर में कोई भी चाली को पसंद नहीं करता था, इसलिए विप्लव उसे अपने साथ अपने कमरे में ही रखता था। लेकिन दरवाजा खुला होने के कारण चाली नीचे आ गया था और ये सब तमाशा भी हो गया था, और विप्लव की गैरमौजूदगी में विकल्प चाली का ख्याल रखता था। वैशाली विप्लव को जाता हुआ देखती है और जैसे ही डाइनिंग से उतरने लगती है कि उसकी साड़ी फंस जाती है और वो गिरने वाली होती है कि अमृत उसे कमर से पकड़ लेता है। एक बार फिर अमृत वैशाली की खूबसूरती में खो जाता है, लेकिन वही वैशाली अमृत को बुरी तरीके से घूरने लगती है। फिर ठीक से खड़ी हो उसके कान में चिल्लाते हुए कहती है, आकर हमरे ऊपर घुस जाओ, का टुकुर टुकुर देख रहे हो, दूर रहकर नहीं देख सकते का। वैशाली के चिल्लाने पर अमृत होश में आता है और वैशाली से दूर होकर कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे चिपकने का, गटर की बदबू आती है तुमसे। इतना कहकर अमृत कमरे की तरफ अपना लैपटॉप बैग लेने चला जाता है। वैशाली अमृत को जैसे ही मुक्का दिखाती है तो उसकी नजर रचना पर जाती है, जो कि उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रही थी। वैशाली अपने दांत दिखाते हुए बोली, काकी सासू, हम सब कुछ साफ कर देंगे, प्लीज आप घूरो मत हमको। रचना एक नजर महक को देख उसे वार्न करते हुए बोली, महक, आई वॉन्ट टू टेल यू, इस लड़की को सुधार दो, और दूसरा, अगले आधे घंटे में मुझे पूरा मेन हॉल साफ चाहिए। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी, लेकिन कोई भी सर्वेंट इस लड़की की मदद नहीं करेगा। इतना कहकर रचना घूरकर वैशाली और महक को देखने के बाद कमरे की तरफ चली जाती है। वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, ये हिटलर की नानी यहाँ कैसे आ गई, साला कभी कभी मामी की याद आ जाती है इसको देखकर। मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, क्या तुम्हें कुत्तों से डर लगता है? महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मुझे बिल्ली से भी डर लगता है। जिस पर मृत्युंजय उसे घूरने लगता है। महक मृत्युंजय की छुरीदार नजर खुद पर महसूस कर जल्दी से बोली, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, गलती आपकी है जो आप खुद को समझ रहे हो। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, आर यू सीरियस? तुम्हारी जुबान सच में बहुत चल रही है, और तुम्हें पता है ज्यादा जबान चलाने वाले लोग मुझे नहीं पसंद। महक मृत्युंजय की धमकी पर धीरे से बोली, लेकिन जुबान तो बोलने के लिए होती है ना, और मैंने आपको तो नहीं कहा, आप खुद को समझते हो बागर बिल्ला, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, बिल्लू जी। मृत्युंजय महक के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है महक, और तुम मुझे उकसा रही हो। महक मृत्युंजय के हाथ को हटाते हुए बोली, क्या कर रहे हो, सभी देख रहे हैं। मृत्युंजय महक को छोड़ देता है और उसके हाथ को पकड़कर कहता है, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। इतना कहकर मृत्युंजय महक को खींचते हुए ले जाता है। वैशाली मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, साला हमारी दीदी को बहुत परेशान करता है, तुम्हारे तो ना, कॉफी में मिर्ची डालकर पिलाएंगे तुमको, तब पता चलेगा जब पिछवाड़े में आग लगेगी, कंगारू की तरफ फुदकते फिरोगे बेटा। इतना कह वैशाली इधर उधर देखती है और मुंह बनाते हुए अपने काम में लग जाती है। तारांकन, कैसी होगी मृत्युंजय और कशिश की मुलाकात? क्या मृत्युंजय कशिश से मीरा को वापस ला पाएगा? क्या चल रहा है रचना के दिमाग में? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा।